साथियों नमस्कार। आज एक बार पुनः फिर कुछ समय अंतराल के बाद हम आपके बीच उपस्थित हैं हिंदी भाषा पार्ट 7 लेकर। ये प्रश्न जो भी आए हुए हैं प्रतियोगी परीक्षा में वो महत्वपूर्ण हैं और एक बार नहीं दो तीन बार आए हुए हैं विभिन्न एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता है। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो अवधि जो बोली है उसमें कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है, इतना याद करना है इसको। अगला है किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ में किया जाता है। यानी जो हम मैं अपने लिए लगाते हैं तो हम मैं न बोल करके हम का प्रयोग करते हैं, वो किस बोली में करते हैं? खड़ी बोली में करते हैं। 19वां प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है। ये प्रश्न तो हमने आपको भाई बार बार बताया है, लेकिन याद रखिए पूर्वी हिंदी वर्ग की जो बोलियों का विकास होता है वो किससे होता है? अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। किससे होता है? अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। अगला है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। एक प्रश्न आता है कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो 18। अगर ऑप्शन में 18 है तो 18 लगाएंगे, अगर ऑप्शन में 17 है तो 17 लगाएंगे, अगर ऑप्शन में 17 18 दोनों हैं तो 18 को लगाएंगे। और अगर ऐसे पूछ ले कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसको हम याद रखेंगे। ये 5 होती है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो 5। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। अगला है हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। आगे है रामचरितमानस की भाषा क्या है। ये बहुत बार प्रश्न आता है, छोटी से छोटे एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में। तो मैंने बताया रामचरितमानस की जो भाषा है वो क्या है? अवधी भाषा है। और अगला प्रश्न है किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। तो किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, तो वो है आपकी खड़ी बोली। खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। अगला प्रश्न है एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। यानी उसमें हिंदवी हो पूरी और उसके अलावा किसी बोली का पुट न मिले। यह पंक्ति किस लेखक की है। तो ये पंक्ति जो है किस लेखक की है ये बताना है। तो याद रखिएगा ये जो हिंदी की जो लाइन है वो दी हैं मुंशी इंसा अल्लाह खान ने। किसने दी हैं? मुंशी इंसा अल्लाह खान ने। अगला है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। तो गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है आपकी भोजपुरी। गाजीपुर में कौन सी है? भोजपुरी जो है वो गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। और इसके नीचे एक बार मैंने फिर से बता दूं, आंसर दे रखे हैं। ये सारे एक्स नंबर जो आपको दिख रहे हैं ये सब आपके उत्तर हैं, ठीक है। अगला है नेक्स्ट। अगला प्रश्न है 26। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की जो काव्य भाषा है वो कौन सी है। तो जयशंकर की जो काव्य भाषा है वो आपकी है खड़ी बोली। हिंदी भाषा का रूप क्या है। हिंदी भाषा का रूप क्या है, बेहद इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी भाषा का जो रूप है वो हिंदी उर्दू मिश्रित है। प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। बोली का लघुत्तम रूप क्या है। तो बोली का लघुत्तम रूप जो होता है, बोली का लघुत्तम रूप क्या होता है? वर्ड होता है। अगला है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो जो बनारस की जो बोली है उसे काशिका कहा गया है। अगला है खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। सुनीत कुमार चटर्जी ने, यहाँ प्रश्न ये है कि खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो उन्होंने किया है जनपदी हिंदुस्तानी का। खड़ी बोली को उन्होंने क्या बोला है? जनपदी हिंदुस्तानी। किसने बोला है? सुनीत कुमार चटर्जी ने। अगला है कबीरदास की भाषा कौन सी थी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी भाषा थी।
इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला ये बेहद इम्पोर्टेंट है कि हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रजभाषा के स्वरूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के स्वरूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा के में, तकनीकी भाषा के में, राष्ट्रभाषा के में या काव्य भाषा के में? तो काव्य भाषा में। इसका उत्तर होगा काव्य भाषा में। अगला है प्रश्न नंबर 33, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हम रखेंगे राजभाषा में। आगे है ढूंढाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी बोली है तो ये बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की बोली है। ढूंढाड़ी कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। एक हाड़ौती बोली भी है, वो भी पूर्वी राजस्थान की ही है। आगे है 35वां क्वेश्चन, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। क्या जानी जाती है? पुरानी बंगला। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है तो क्या जानी जाती है? पुरानी बंगला, पुरानी बांग्ला। अगला है 36, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो जो मराठी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है 37 कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न आते रहते हैं बार बार इसी क्रम में। तो मैं आपको बता दूं कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसमें भी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चनों के आंसर दे रखे हैं। ठीक है, अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है 343 से 351 तक। अगला है आपका दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। अगला है प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 391 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 391 में किस चीज़ का वर्णन है? तो इसमें है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन डी सही है। हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए वो किसमें दिए गए? संविधान के अनुच्छेद 351 में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। किसका? आंध्र प्रदेश का। अगला है क्वेश्चन 42, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना कब हुई थी? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी सन 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये लिया गया था 14 सितंबर 1948 ईस्वी को। 14 सितंबर 1948 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, लागू नहीं किया, केवल निर्णय लिया गया। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? ठीक 1 साल बाद में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी भारतीय संविधान में। कब? 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? ये प्रश्न मैंने आपको नोट्स में भी लिखाया था, उसमें बताया था वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। तो यहाँ पर वियोगात्मक विश्लिष्ट न लिख करके इसमें से भी वी हटा दिया, इसमें से भी हटा दिया, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो जो आपकी हिंदी आकृति दृष्टि से कैसी भाषा है? तो वो है श्लिष्ट और योगात्मक। कैसी है? श्लिष्ट और योगात्मक। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? बेहद इंपॉर्टेंट है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो आपको बता ही चुका हूँ पहले मैं, द्रविड़ भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से है। क्वेश्चन नंबर 47 हाड़ौती बोली है। हाड़ौती बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की भी है, पूर्वी राजस्थान की है। और मैंने इससे पहले बताया भी था अभी आपको कि जो ढूंढाड़ी है वो कहाँ की है? ढूंढाड़ी भी है आपकी पूर्वी राजस्थान की। हाड़ौती कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। अगला प्रश्न है कि भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो उसमें से भारोपी भाषा की परिवार कौन सी नहीं है? मलयालम नहीं है। हिंदी भी है, गुजराती भी है, मराठी है, सब भारोपी भाषा परिवार की भाषा हैं, लेकिन मलयालम जो है भारोपी भाषा परिवार की भाषा नहीं है। नीचे मैंने इनके आंसर दिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट है, टकसाली भाषा किसे कैसे कहते हैं? तो जो परिनिष्ठित भाषा होती है उसे टकसाली भाषा कहते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, आपको समझ में तो ज़रूर आएगा
कि भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। भाषा की जो प्रमुख प्रकृति है वो होती है जटिलता से सरलता की ओर। जो जटिलताएं होती हैं वो हमें भाषा के माध्यम से सरलता की ओर ले जाती है। तो इसका बेहद उम्दा आंसर है जटिलता से सरलता की ओर। अगला प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया था। तो वो थी धारा 343 फर्स्ट। 343 फर्स्ट इसके अंतर्गत भारत में हिंदी को संविधान के अंतर्गत राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। किसके अंतर्गत? धारा 343 फर्स्ट के अंतर्गत। अगला है, पंजाबी की लिपि कौन सी है। पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। कौन सी है? गुरमुखी। अगला है, किस विद्वान ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। किस विद्वान ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। तो वो थे सुनीत कुमार चटर्जी, जिन्होंने कहा था कि आप देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कीजिए। कौन थे? सुनीत कुमार चटर्जी। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो वो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की, किसकी लिपि सुधार परिषद की 28 और 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक में किसने अध्यक्षता की थी। तो जिसने अध्यक्षता की थी वो थे तत्कालीन उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। देवनागरी लिपि जो है वो मूलतः है क्या। तो देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक है। क्या है? अक्षरात्मक। अगला है आपका नेक्स्ट प्रश्न 58, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ये इसका बेस्ट विकल्प है। इसके अन्य विकल्प देखिए, हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, तीसरा है अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना। ये ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो आंसर है वो यही है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ये बेटर ऑप्शन है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें सारे प्रश्न मैंने नीचे आपको इसके आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो साथियों, ये जो हिंदी भाषा का जो इतिहास था, बोलियों का जो था, उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन थे हिंदी इतिहास से संबंधित, तो वो मैंने इस अपने पार्ट 7 में संपूर्ण कर लिए हैं। और हमारा जो नया नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है हिंदी टॉपिक से, वो है संज्ञा से अव्यय तक। कौन सा है हिंदी का जो नया टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अभी, संज्ञा से अव्यय तक। नया भाग आपका बहुत शीघ्र आपके समक्ष होगा। तब तक आप हिंदी भाषा का जो हमारा पार्ट है 7, इसको पढ़िए। हमारे FLC चैनल के माध्यम से आपको सभी बेटर कक्षाएं मिलेंगी, जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।